गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका स्वागत है स्टडी लॉकर्स हमारे चैनल में। आज की हमारी वर्कशीट 9वीं क्लास के बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान की है। वर्कशीट हमारी 11 है 31 तारीख की। हमारा आज का टॉपिक है हमें संसद क्यों चाहिए, संसद में कौन लोग होते हैं। आप ये चित्र देख सकते हैं। ये चित्र सिर्फ एक किसी बिल्डिंग को ही नहीं दिखा रहा, बल्कि हमारे देश की एकता को भी दिखा रहा है कि जो ये लोग बनाए हुए हैं कि हम लोगों से मिलकर के ही संसद बनी है, जनता से ही मिलकर के संसद बनी है। बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं अब अपने वर्कशीट पर। आम जनता अपनी आवाज़ जनप्रतिनिधियों, ये जनप्रतिनिधि कौन होते हैं? जिन्हें हम चुन करके चुनाव के माध्यम से जनता जो चुनती है उन्हें जनप्रतिनिधि कहा जाता है। इनके माध्यम से सरकार तक हम अपनी आवाज़ पहुंचाते हैं। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि जनता की आवाज़ कैसे पहुंचती है, तो इन जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचती है। और वह जगह कौन सी होती है? वो जगह संसद होती है। संसद में हम लोगों के द्वारा चुने ही लोग वहां पर जाते हैं। संसद में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि चुनकर आते हैं। ये प्रतिनिधि विभिन्न जाति, धर्म, समुदाय आदि के तथा महिला पुरुष दोनों हो सकते हैं। मतलब कि अलग अलग कैटेगरी के लोग आते हैं। अलग धर्म होता है, जाति होती है, समुदाय होता है, वो महिलाएं होती हैं, पुरुष होते हैं। हर कोई अलग अलग जगह से जब आते हैं तो सबकी परेशानियां हमारे सामने आती है और हम उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कर पाते हैं। तो विभिन्नता होनी बहुत ज़रूरी है और हर तबके के व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए अपनी बातों को आगे रखने में। संसद में लोग, संसद में विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। विभिन्न पृष्ठभूमि का मतलब है कि उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो सकता है। वो किसी भी राज्य के हो सकते हैं, किसी भी रंग के हो सकते हैं, किसी भी धर्म के, कोई भी भाषा बोलने वाले, यानी कि वो अलग अलग साइड से आ रहे हैं। देखा जाए तो अब ग्रामीण लोगों की सदस्यता भी बढ़ती जा रही है। जिन समूह और तबकों का अब तक संसद में कोई प्रतिनिधि नहीं था, वे अब चुनाव जीत करके आने लगे। मतलब कि ऐसे वर्ग जहां से अभी तक कोई भी आया नहीं था, कि इलेक्शन में लड़ करके नहीं आया था अपनी बात रखने के लिए, अब उनके भी प्रतिनिधि इलेक्शन लड़के संसद तक पहुंच रहे हैं। महिलाओं, पिछड़ी जातियों के लोग और अल्पसंख्यक लोगों की राजनीतिक हिस्सेदारी भी बढ़ रही है। जो वर्ग अभी तक ज़्यादा मुखरित रूप से सामने नहीं आए थे, अब वो लोग भी इलेक्शन में भाग लेकर के अपनी राजनीति में हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की राजनीतिक हिस्सेदारी। जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति होती हैं, ये जनजातियां बहुत लंबे समय से उच्च वर्गों ने इनको दबा के रखा है, इनको आगे बढ़ने ही नहीं दिया। तो ऐसे में अब जब हम आज़ाद हैं, हम सब बराबर हैं, तो उनको पीछे से थोड़ा सा हमें बैक से पुश करने की ज़रूरत है। तो जो हम थोड़ा सा सपोर्ट देते हैं वही आरक्षण होता है। मुख्यतः यह माना जाता है कि हमारे हित और अनुभव अलग अलग होते हैं, इसीलिए एक समूह के व्यक्ति सबके हित में आवाज़ नहीं उठा सकते। अब जैसे कि आप अपने क्लास में बैठे हुए हो, इसमें से कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको कि ठंडी पसंद है, कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको गर्मी पसंद है। अब मैम ने पूछा पंखा चलाना है कि नहीं चलाना है, तो बच्चों ने क्या कहा? चला दो भाई। और ऐसे में क्या हुआ, क्या जो दूसरे वाले जिनको ठंडी लगती है उनको ठंड लगने लगी, उन्होंने कहा आप बंद कर दो। तो ऐसे में क्या होता है कि हर एक के हित अलग अलग होते हैं। हाँ, अब अगर किसी धर्म से आ रहे हैं, किसी अलग भाषा के हैं, किसी अलग क्षेत्र से आ रहे हैं, तो उनकी प्रॉब्लम्स भी अलग होंगी। भाई चेरापूंजी में बहुत बारिश होती है, तो वो अपने प्रॉब्लम्स रखेंगे कि हमारे यहाँ बारिश होती है, हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम लगवाया जाए जिससे कि लोग उसमें बारिश में भी अपने ढंग से काम कर सकें। क्या ये बात राजस्थान वाले बोलेंगे कि हमारे यहाँ बहुत बारिश हो रही है, इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करो? तो सबकी सिचुएशन अलग होती है, इसीलिए हर कोई एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझ नहीं पाता। जैसे कि आप कहते हो आपकी बात कोई समझ नहीं रहा होता है, तो कहते हैं ये तेरे पे बीतती तो जानता। मतलब कि जिसके ऊपर बीत रही है वही उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, समझ सकता है। इसीलिए उस हर वर्ग के व्यक्ति का जो है राजनीति में आना बहुत ज़रूरी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए संसद के कुछ सीटें, जैसे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की गई है। मतलब कि कुछ सीटें उनके लिए फिक्स की गई है कि उसी जाति के लोग उस पर जो है चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसा इसलिए किया गया ताकि इन चुनाव क्षेत्रों में केवल पिछड़ी जातियों और आदिवासी जनजातियों के उम्मीदवार ही जीते और संसद में उनको भी उचित हिस्सेदारी मिल सके।
उनसे यह भी उम्मीद की जाती है कि वह पिछड़ी जातियों और आदिवासी समुदायों की ज़िंदगी से जुड़े मुद्दों को अच्छी तरीके से जानते हैं और वो संसद में उन मुद्दों को उठा सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को उठाकर उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब आता है महिलाएं और राजनीतिक हिस्सेदारी। इसी प्रकार हाल ही में महिलाओं के लिए भी सीटों के आरक्षण का सुझाव पेश किया गया था। इस पर अभी भी बहस जारी है। 60 साल से पहले संसद में केवल, मतलब अगर आप 60 साल पहले देखते हैं तो संसद में केवल 4% महिलाएं थी। आज भी उनकी जनसंख्या जो है 9% से ऊपर ज़्यादा नहीं पहुंची है। मतलब कि आप देख सकते हो कि इतना कम 9-10% कुछ भी नहीं होता। इसका मतलब ये है कि महिलाएं राजनीति में बहुत ही कम हैं और वो महिलाएं जब तक राजनीति में नहीं आएगी, महिलाओं की प्रॉब्लम्स को एक सशक्त आवाज नहीं मिल पाएगी। जब हम इस बात पे ध्यान देते हैं कि आधी आबादी महिलाओं की है, यानी कि महिलाएं तो बहुत हैं, लेकिन उनके ऊपर शासन करने के लिए, जो उनकी प्रॉब्लम्स को आगे रखने के लिए जो जनप्रतिनिधि है, वो महिलाएं बहुत कम हैं। यह साफ हो जाता है कि संसद में महिलाओं को आबादी के आधार पर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। मतलब कि जितनी आबादी 50% आबादी महिलाओं की है, तो ऐसा माहौल बनना चाहिए जिसमें कि महिलाएं भी राजनीति में आ सकें और अपनी बातों को सामने रख सकें। इस प्रकार यह प्रयास किया जाता है कि सभी वर्ग समुदाय के लोगों को संसद में पहुंचने का पूरा मौका मिले। मतलब कि हर वर्ग और हर समुदाय, चाहे वो किसी भी देश राज्य में से हो, किसी क्षेत्र से हो, किसी बोली से हो, महिलाएं हो, यानी कि जिस वर्ग के प्रतिनिधि अभी तक मुखरित रूप से सामने नहीं आए हैं, उनको मौका मिलना चाहिए, ताकि सभी के लोगों के भलाई के लिए संसद में आवाज उठाई जा सके और कार्य किया जा सके। अब हमारे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस है, जो हमने ऊपर पढ़ा उसी के ऊपर बेस्ड है। आम जनता किसके माध्यम से अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाती है? ये हमारे जो प्रतिनिधि हैं उन्हीं के माध्यम से, जिन्हें हम जो लोग हम चुनाव के द्वारा चुनते हैं, जिनको, वही प्रतिनिधि आगे जाकर के शासन करते हैं और वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। तो जनता के द्वारा जनता के ऊपर, जनता के लिए ही शासन होता है। मतलब कि जिनको हमने चुन लिया वो हमारे द्वारा ही शासन कर रहे हैं। इस तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से जनता शासन करती है। तो हमारा आंसर क्या हुआ? जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा जनता की आवाज सरकार तक पहुंचती है। अभी हमने महिलाओं के बारे में पढ़ा कि उनकी हिस्सेदारी कैसे सुनिश्चित हो सकती है। हम लगभग 50% आबादी महिलाओं की देख रहे हैं। तो जो अगर महिलाओं की जो सीटें हैं उनको आरक्षित कर दी जाए, जैसे आप बस में देखते हो महिलाओं की सीट आरक्षित होती है, तो ऐसे में उनको बैठने का मौका मिल जाता है। इसी तरीके से अगर राजनीति में कुछ सीट्स महिलाओं के लिए अगर आरक्षित कर दी जाती हैं, तो जो महिलाएं हैं जो आगे तक नहीं पहुंच पा रही हैं, वहां पर अब वो राजनीति में ज़्यादा भाग ले पाएंगी और अपनी समस्याओं को सरकार के सामने रख पाएंगी। संसद के कुछ समुदायों के लिए आरक्षण की व्यवस्था क्यों की गई? कुछ समुदायों का विकास पहले से ही प्रतिकूल का मतलब होता है अपोजिट, यानी कि सही परिस्थिति नहीं होने के कारण कम हो पाया, विकास नहीं हो पाया, क्योंकि उन्हें उच्च वर्ग ने ऑलरेडी काफी दबा रखा था। इसीलिए हमारे देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों के लिए विकास की दृष्टि से आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो बच्चों, हमने देखा कि कोशिश ये की जा रही है कि राजनीति में वो तबके, वो वर्ग भी सामने आए जो अभी तक अपनी बातों को रख नहीं पा रहे हैं, जिनकी जनसंख्या राजनीति में कम है। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको जब भी मैं वर्कशीट या वीडियो डालूंगी आपको पहले ही मिल जाएगी। धन्यवाद।